उपयोगी नहीं है, परीक्षा में ये नहीं पूछी जाती, ये एक संस्कार है। यानी हमारे राजपूताना के क्या संस्कार थे, संस्कारों से संबंधित है, रीति रिवाजों से संबंधित इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और हर व्यक्ति की रुचि रहती है अपने समाज के बारे में जानने, हमारे पूर्वजों की रीति रिवाज जानने के। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैं 4-5 बातें आपको इससे संबंधित बताता हूं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे नहीं पता होता लोगों को कल्चर के अंदर, जैसे अपने तलवार के कैसे प्रयोग किया जाता है। अब तो करते ही नहीं लड़ाई दंगों में, लेकिन फिर भी तलवारों का जैसे शादी ब्याह में करते हैं, तो दुल्हन बेरो को किया डाली जाए, कोई इन डाले रखा है, कोई इन डाले रखे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि होगा कैसे। जैसे कभी इंस्पेक्टर को देखा होगा कि पिस्तौल किधर, पिस्तौल हमेशा इस साइड में होता है, क्यों? क्योंकि उसे इस हाथ से ही निकालना है उसे। तो वही तलवार का रूल होता है, वो भी इस साइड में होगी, उस हिसाब से होगी कि उसे निकाल सके। पता है उनको इन टांगिया रखेगो, कोई बिन ऊंधी टांगिया रखेगो। तो तलवार के उपयोग करने के भी अपने रूल होते थे। कभी भी देखना, तलवार को कभी भी मयान से बाहर नहीं निकाली जाती, उसके भी अपने नियम होते थे, क्योंकि हथियारों के प्रयोग के भी नियम होते थे। तलवार कभी पुराने, आप कोई देखना पुराने जैसे नाटक वगैरह आता है, तो जब भी कोई जिक्र चल रहा है और सबके पास तलवारें होती है, पुरानी राजपूती परंपरा में अगर कोई नाटक वगैरह आई, तो जब भी बात बिगड़ती थी तो तलवार धमकी देते थे, तो तलवार आधी बाहर निकालते थे। क्यों? पूरी तलवार बाहर तभी निकलती है मयान से जब वो तलवार या तो किसी का खून पिएगी, बाहर निकलेगी, या फिर उसके धार देने के लिए। तो अगर मयान से बाहर भी तलवार निकाली है तो या तो उसको लोह के ऊपर टच करके फिर वापस मयान में भेजी जाती थी, क्योंकि तलवार बाहर नहीं निकलती। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं जिन्हें हमें नहीं पता होता। तो ये वैसे परीक्षा उपयोगी नहीं, अपने जीवन उपयोगी है, तो अपन बात कर लेते हैं इनके ऊपर। इस किताब के अनुसार जो जो टॉपिक दिए गए हैं 4-5, वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं, अच्छा भी लगेगा, हमारी कल्चर, राजपूताने की कल्चर जान के आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, पहली बात तो तलवार चलाना किनको सिखाया जाता था भी? राजकुमार को तलवार चलाना कैसे सिखाया जाता था रजवाड़ों के अंदर? सबसे पहले उसे केला काटना सिखाया जाता था, क्योंकि केला नरम होता है। उसके बाद में क्या है, एक जैसे मिट्टी का, गिल्ली मिट्टी का सांड टाइप का एक बनाया जाता था, उसके ऊपर तलवार चलवाई जाती थी। इससे उसकी ताकत का पता चलता था। ये कई बार कोई एक लाठी एक है और जमीन के अंदर कितनी अंदर तू घुसो दे, अब अंदर तो वही घुसो पाएगा जिसमें ज्यादा ताकत होगी। तो उसके ऊपर, गिल्ली मिट्टी के ऊपर जब तलवार चलाते थे तो इससे पता चलता था कि इसमें ताकत कितनी है, क्योंकि वो 2 आंगल अंदर गई तलवार या 3 गई, इस हिसाब से। और पुरानी कहावतें, किस्से भी सुनाए जाते थे मोटिव करने के लिए। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा होती थी, वो कहे पग्गू और तलवार ले गए और बकरे को सिर काट दे, यानी ऐसी बहादुरी वाले किस्से सुनाए जाते थे। हो सकता है ऐसे लोग भी होते होंगे जिनके किस्से चले हैं। फिर क्या होता था कि उससे बकरा कटवाया जाता। अब बकरा मान लो कि बच्चा है, उससे सही नहीं कट रहा है, यानी इसे लोह करना बोलते थे उसे। अब मान लो उससे सही नहीं कटा है तो उसे लोह बिगड़ना कहते थे कि भी बकरो सही कौन कट्यो। दिलवाड़ा ठिकाने के अंदर ये तलवार चलाना जो है उनकी पुस्तक में पेज 25 पे लिखा गया है। दिलवाड़ा ठिकाने में क्या होता, दशहरे के दिन आदमाता के यहां रोजाना, नवरात्रों के अंदर आदमाता के यहां रोजाना 9 बकरे और 1 भैंसा कटता था। तो जो राजकुमार होते थे उन्हें वहां ले जाया जाता था और सीढ़ियों में उन्हें दिखाते थे, वहां वो खून बहता हुआ देखते थे। वो क्यों दिखाया जाता था? क्योंकि युद्धों में कहीं आदमी की भावना न परिवर्तित हो जाए कि जिस आदमी का काम नहीं पड़ा। जैसे एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग तो एक्सीडेंट देख ही घबरा जाए, लेकिन पुलिस वाले जाते भी हैं, बिंगास्ती पंजर भी इकट्ठा करें। क्यों? क्योंकि उनका वो काम हो गया, अब उन्हें घिन नहीं आ रही। अब वहां पर स्पेशल उन्हें दिखाया जाता था ताकि युद्ध भूमि में खून वगैरह देख के और उनकी किसी प्रकार की भावना परिवर्तित न हो जाए, क्योंकि युद्धों में होता था। अब इसमें आया कि क्या महिलाओं को भी तलवार चलाना रजवाड़े में सिखाई जाती थी? तो पेज संख्या 26 पे ही लिखा गया इसके बारे में उनकी पुस्तक के अंदर कि महिलाओं को भी सिखाया जाता था, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती थी कि मान लो परिवार के सदस्य कहीं शादी ब्याह में सारे गए हो, पीछे कोई नहीं हो तो आक्रमण हो जाए, तो उनका विरोध कौन करे। जैसे कुनाडी रावले में ऐसी घटना हुई थी जब वहां महिलाएं थी, तो फिर महिलाओं या अपनी पुत्रियों, इनको भी तलवार चलाना सिखाया जाता था रजवाड़े में। और जब ऐसी परिस्थिति आती थी तब कहते हैं कि उस समय एक दोहा चलता था कि सिंगनी की जाई सिंगनी, लीनी तेग उठाए, और उस समय उनका मुकाबला करती थी। ऐसी घटना हुई थी कहां, कुनाडे के रावला कोटा के यहां जनजातियों ने आक्रमण कर दिया था, तो ऐसे ही आती। एक होता चखनी। चखनी क्या होता है, जैसे वो जो चुड़ावत जी लिखते हैं ना, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी, वो अपने ठिकाने के बारे में लिखती है कि हमारे ठिकाने में चखनी। चखनी क्या होता थी कि जैसे ठिकानेदार है या राजा है,
उसका जो खाना होता था वो कोई एक व्यक्ति चखता था, यानी एक तरीके से कि उसमें जहर वगैरह नहीं लिखे हो। तो चखने का कार्य जो होता था वो इनके रजवाड़े में जो था रावत जी का, वो दाभाई करता था। राजकुमारों को पालने वाले को माता को धाई बोलती थी, धाई के पति को धाभाई बोलते थे। तो उन्होंने लिखा है कि चखनी का कार्य जो है वो हमारे यहाँ धाभाई करते थे। ये उनके पेज संख्या 29 के ऊपर है, उनकी रजवाड़ी परंपरा की पुस्तक के अंदर। एक जो बड़ा ही पवित्र शब्द है मुजरा, और इसका इतना बेहुदा शब्द बना दिया हम लोगों में। रजवाड़े में मुजरा क्या होता था, उनकी पुस्तक में बताया है, पेज संख्या 52 के अंदर देखिए। मुजरा क्या होता है कि जैसे ही रावत जी हैं, रावत जी होते थे ठिकाने के वहां के, तो रावत जी जब सुबह उठते या फिर उनके रानी है, तो सुबह सभी बच्चे वगैरह उनको प्रणाम करते थे। सारे जितने भी लोग हैं सारे प्रणाम करते थे, उसे मुजरा बोलते थे। और बोलते क्या थे मुजरा करते समय? अन्नदाता, यानी और अगर कोई राजकुमार है तो उसके लिए बापजी शब्द का प्रयोग लेते थे। और जनानी डोडी अलग से होती है, रानी को भी लोग मुजरा करने जाते थे, वहां नौकर चाकर जितने भी है सब। तो वो क्या होता था, बीच में एक व्यक्ति होता था, रानी जी को प्रणाम करता था, बाहर कोई व्यक्ति आता वो प्रणाम करता, जैसे उसका अलग अलग जवाब होता था रानी जी का उनके लिए। जैसे मान लो कोई राजपूत आया है और उसने मुजरा किया है, तो उसे वारणा फरमाया बोला जाए, यानी रानी साहिबा वापस जवाब देती थी वारणा फरमाया। मान लो कोई ब्राह्मण आया है तो रानी जी जवाब देती थी पगे लगना, और अन्य कोई जाति है तो उन्हें रानी जी कहती थी आशीष फरमाया। यानी जो मुजरा करता था उसे पता चल जाता था कि कौन कर रहा है। जैसे मान लो मारवाड़ साइड का कोई राजपूत या चारण होता था तो वो जय माता जी की करता था, या फिर मान लो नाथ जी साइड का आता था वो श्रीनाथ जी करता था, तो अंदर से रानी साहिबा उन्हें जवाब देती थी। जबकि ये शब्द बड़ा ही अच्छा शब्द था, यानी एक तरीके से संस्कार होता था। और क्या क्या संस्कार बताए उन्होंने बताया कि अगर जब तक बड़े खड़े हैं तब तक छोटा कोई बैठता नहीं था। हम हमारे बच्चों को यही संस्कार, यही तालीम देते हैं, जब तक हम ना बैठे हमारे बच्चे खड़े रहते हैं। ये संस्कार हुआ करते थे पहले। और क्या संस्कार बताए कि कोई भी व्यक्ति नंगे सिर जो है वो अंदर नहीं आएगा। और नंगे सिर यानी राजा जी भी या फिर रावत जी भी अगर नंगे सिर बाहर नहीं जाते थे, साफा या फिर और जो भी कोई चीज होती थी वो उठ के ही बाहर जाते थे। महल के अंदर भी घोड़े सहित प्रवेश नहीं। हां, कुछ रिपोर्टेड लोगों के लिए जरूर छूट होती थी, लेकिन घोड़े पे बैठ के महल के अंदर प्रवेश नहीं किया जाए। राज परिवार के सामने कभी तंबाकू, कोई नशीला पदार्थ, यानी जब लोग बैठे हो बड़े उनके सामने ये कार्य नहीं होंगे। उनके सामने किसी को गाली भी नहीं दी जाएगी। आपने के वह घरगा बैठे और पड़ोसियान कार्ड बकराए हैं, ये भी संस्कार हुए करते थे। यानी इनके पेज संख्या 52 के ऊपर है, इसका पूरा मुजरा शब्द क्या है इसकी पूरी व्याख्या की गई है उनकी पुस्तक में। एक शराब से संबंधित जो बड़ी भ्रांतियां होती है कि रजवाड़ों में शराब, क्या इस किताब में क्या लिखा है कि शराब कैसे सेवन करना, अगर परिवार की महिलाएं साथ में हैं, उनकी पुस्तक में संख्या 55 पे इसका जिक्र किया गया है। देखिए उसमें क्या बताया कि अगर परिवार वालों का कोई समारोह हो तब वहां जैसे खास परिवार का हो तभी महिलाएं पुरुषों के साथ में शराब वगैरह का होता था। लेकिन उसमें एक बड़ा खास बताया कि उसमें बेअदबी नहीं कर सकते, अदब से पेश आना पड़ेगा शराब के अंदर। कैसे उसमें बताया, स्पष्ट लिख रखा है उन्होंने कि एक बार बाप को मारने वाले को माफ किया जा सकता है, लेकिन शराब पी के किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर दिया तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। यानी बेअदबी बिल्कुल भी नहीं। और शराब के अंदर भी ये नहीं बीच में उठ के नहीं जा सकती। शराब के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई शराब नहीं पीता है तो कौन पियो मेरे, उसको भी तरीका होता है। शराब परोसने का भी तरीका होता था कि ससुर को कैसे देनी है, बड़े भाई को कैसे देनी है, दादाजी है तो उनको कैसे परोसनी है। और उसके अंदर मना करना है तो उसका भी तरीका बताया गया, मना करने का भी तरीका होता था। जैसे शराब उसको हाथों में लेके माथे पे लगा के फिर अधरों पे रख के और वापस दिया जाता था। यानी वो एक सम्मान था, क्योंकि शराब का सम्मान नहीं है, देने वाले व्यक्ति का सम्मान है ये। यानी आपको भी बहुत से ऐसा होता है कि बहुत बार हम जाते हैं कहीं भी, चाह पियो कौन पियो, उसका भी मना करने का अपना एक तरीका होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो पूछ रहा है कहीं आप उसका अपमान तो नहीं कर रहे किसी बात में।
तो शराब ठीक है, नहीं पीते वो एक अलग चीज है, पीना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको मना करने का भी अपना एक तरीका होता था रजवाड़ी परंपरा के अंदर। तो इनकी पुस्तक में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको और भी बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें बताऊं, क्योंकि ये हर कोई समझना चाहता है अपनी पुरानी रीति रिवाजों को। तो जल्दी मैं आगे भी इनके बारे में, इनकी पुस्तक में जो जो बातें लिखी गई है मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।